तो फॉर्म है 31 अगस्त से 30 सितंबर के लिए। और बच्चे इसमें जो प्रोसेस है, पहले फिजिकल, फिर आपका एग्ज़ाम, फिजिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम है और फिर मेडिकल है, और फाइनली सेलेक्ट हो गए आप। कोई आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा नहीं चाहिए, फायरमैन वगैरह का कोई ऐसा सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। और पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कितने फॉर्म आते हैं, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं तो OMR बेस्ड कराएंगे, ऑफलाइन पेपर कराएंगे, और फॉर्म कम आते हैं तो वो फिर ऑनलाइन इसको करा देते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि ये समय पे छोड़ते हैं हम, अभी नहीं बताएंगे। तो 100 रुपये फीस आपकी एग्जामिनेशन फीस जो SSC में होती है उस तरीके से इन्होंने दिया है। SC ST एक्स सर्विसमैन इसके लिए फ्री हैं, मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं है। चलिए, तो अगर हम देखें और क्या काम की बातें हैं, काम की बात है कि ये जो है, हाँ, एक बार आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक बार आपको करेक्शन का भी अवसर मिलेगा। 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ये 3 दिन आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। भगवान करे कि आप कोई करेक्शन ना हो, वैसे वैसे तो अगर हो भी रहा है तो फिर उसे सही कर लेना इस डेट में। वैसे करेक्शन ना हो ये कोशिश करना। फॉर्म को बहुत देख कर समझ करके ही भरें, तसल्ली पूर्वक। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मोड इन्होंने बताया हुआ है कि पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पहले फिजिकल होगा। फिजिकल या PST, देखिए ये होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग, और इसमें हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी नापतोल। तो ये नापतोल और रनिंग दोनों एक ही दिन हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी के आगे पीछे बुला लिया जाएगा, 2 दिन के लिए बुला लेते हैं आपको, ये तीनों काम कर देते हैं। ठीक है, अब आप रिटन एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो, और OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड इन्होंने दोनों ही लिख दिया है। हम बाद में डिसाइड करेंगे जैसे भी चलना है, तो वो कह रहे हैं कि ये बाद में डिसाइड होगा कि किस तरह से एग्जाम होना है। तो आप दोनों तरह के लिए तैयार रहें, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बाद। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बता भी दिया था, पहले फिजिकल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिटन एग्जाम और फिर मेडिकल। ठीक है भाई। अब यहां पर इन्होंने ये लिख दिया UR को, EWS को और एक्स सर्विसमैन को 35% लाने होंगे कम से कम, और SC ST OBC को कम से कम 33% मार्क्स रिटर्न में जरूर लाने होंगे। पर इसका कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि मेरिट इससे ऊपर ही जाती है, और इतना तो सभी ले आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे कम पे कट ऑफ नहीं लगाएंगे, तो भाई कम पे लगती भी कहाँ है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अर्थ है नहीं। आगे ये बोल रहा है कि जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो SC ST कैटेगरी वाइज, EWS OBC कैटेगरी वाइज लगेगी, एक्स सर्विसमैन की अलग लगेगी, और साथ में स्टेट और यूटीज, मतलब इसमें जो है स्टेट और यूटीज बेस्ड होगी, अर्थात जैसे SSC GD की होती है, हर स्टेट की सेपरेट कट ऑफ जाने वाली है। तो ये बताने वाले आगे बच्चे। जो पेपर होगा जैसे SSC GD या MTS में, तो आजकल SSC ने कर दिया है कि बहुत सारी लैंग्वेज में पेपर कराते हैं, लेकिन ये पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, और दूसरा अपेयरिंग, अब ये DME में जो बच्चे पास करेंगे, यानी जब ये रिटर्न में पास करेंगे किसके लिए, मेडिकल के लिए, तो कह रहे हैं हम सिर्फ दुगने बच्चे पास करेंगे। 1130 वैकेंसी है, या स्टेट वाइज हम कट ऑफ के हिसाब से करेंगे, तो ये टोटल जो बच्चे बैठेंगे वो 2260, इन बच्चों का हम मेडिकल कराएंगे, यानी दुगने बच्चों का। अब इनमें से आधे तो हमें मिल ही जाएंगे, पर ऐसा भी हो सकता है 2200 में से 1500 बच्चे मेडिकल पास कर जाएं, तो हार्ड मेडिकल लेंगे तभी ये दुगने पास कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करेंगे कि भाई फिर ये कट ऑफ को थोड़ा और बढ़ा देंगे, हो सकता है मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ जो जाएगी, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग होगा, उसका कोई मार्क्स नहीं जोड़ने वाला है। आगे देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैंने जो बोला कि भाई ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो साइंस साइड से हों, आर्ट साइड वालों के काम का वीडियो नहीं है। क्योंकि देखो 12th जो क्लास है और इक्विवेलेंट फ्रॉम ये, और विद, देखिए 12th या इक्विवेलेंट, उसके कुछ कहीं 10+2 बोलते हैं, कहीं इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है। बाकी विद साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस के सब्जेक्ट जरूरी हैं। ठीक है, फिजिक्स वगैरह आपके, फिजिक्स वगैरह से की हो कम से कम।
ये इन्होंने बोला है, और ये कहते हैं फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी वो कंप्लीट हो गई हो, अपियरिंग वाले ना भरें। फॉर्म की लास्ट डेट है 30 सितंबर, इससे पहले आपके 12th की मार्कशीट वगैरह सब तैयार रखी हुई हो। एज जो है 18 से 23 तक है। एज की कैलकुलेशन भी फॉर्म की लास्ट डेट पे की जाएगी, अर्थात 30 सितंबर को एज की कैलकुलेशन करेंगे कि भाई 18 से 23 के बीच हो। यानी आज की डेट में जो बच्चा 17 साल 10 महीने के या 11 महीने के आसपास है वो भी इसमें फॉर्म भर देगा। क्यों? क्योंकि एज की कैलकुलेशन 30 सितंबर से कर रहे हैं, और जो आज की डेट में अभी 23 का भी नहीं हुआ या तब से पहले हो जाएगा, मान लो 25 सितंबर को हो रहा है कोई 23 का, वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो तो फिर 30 सितंबर को तो हो गया 23 साल 5 दिन का, तो वो कैसे ओवर एज में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये बोला है कि बच्चे को जो है 1 अक्टूबर 2001 से और 30 सितंबर 2006 के बीच का ही बॉर्न होना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा ओबीसी में है तो उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी, वो यानी 1998 में भी पैदा हुआ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो इन डेट्स के बीच हो। और अगर वो SC ST का है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी वो फिर 1996 में पैदा हुआ हो। 96 से पहला तो किसी भी कैटेगरी वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, एक्स सर्विसमैन के अलावा। ठीक है, तो ये इस बीच की कैटेगरी मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आप अपनी डेट के एज की कैलकुलेशन अब आराम से कर सकते हो। अब ये स्टेट वाइज मैंने आपको जो दिखाने के लिए बोला था, सबसे ज्यादा अगर किसी एक स्टेट में वैकेंसी की बात करूं, पूरा यूपी वगैरह सब मिला के, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्होंने असम स्टेट में दी है। 164 वैकेंसी, बहुत ज्यादा है। 1130 में से 164 असम राज्य के हिस्से में आई हैं। बाकी 27 जैसे आंध्र प्रदेश में, अंडमान में है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसी हैं, असम में 164 है ही, बिहार में 56 ही वैकेंसी हैं, चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी ही नहीं है, छत्तीसगढ़ में 14 हैं, 41 चंडीगढ़ में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में 14 और 41 यानी दोनों मिला के 55 वैकेंसी, क्योंकि नक्सल मिलिटेंसी एरिया भी है और एक एंटायर स्टेट, इन एरिया को छोड़कर बाकी एंटायर स्टेट में 14 ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसीज दी हुई हैं, आप देख सकते हो किस स्टेट में कितनी है। आप कहो सर झारखंड में कितनी है, तो झारखंड भी बता देता हूँ। तो झारखंड का ये पूरा है, एंटायर स्टेट के लिए 18 है, लेकिन नक्सल और मिलिटेंसी एरिया के लिए 29 वैकेंसी है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे महाराष्ट्र 61 वैकेंसीज हैं। आगे देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश भी सिर्फ 108 वैकेंसीज हैं, और वेस्ट बंगाल में 49 और 6 55 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 1130 वैकेंसीज ये बन जाती हैं, स्टेट वाइज ये कट ऑफ जाएगी। क्लियर? आगे अगर देखें बच्चों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी अगर मैं कहूं कि भैया 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट के अंदर, लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया लड़कियों के हिसाब से नहीं आया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करता हूं तो हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होगी। और अगर देखें कि अगर कोई बच्चा गढ़वाली है, कुमायूं या हिल एरिया से बिलोंग करता है, सिक्किमी है और लद्दाख एरिया से, तो करीब 165 सेंटीमीटर ही हाइट चल जाएगी, 5 सेंटीमीटर की छूट। 78 से 83 उनकी चेस्ट भी चल जाएगी। अब देखिए, पीईटी पीएसटी विल नॉट कैरी एनी मार्क, पर वो क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी पीएसटी पीईटी के कोई मार्क्स नहीं एड ऑन होगा। तो ये क्लियर है, तो यानी पहले फिजिकल ही होगा, मापतोल ही होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो यहां पर एक बात और इन्होंने लिख दी है कि डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप, ऐसा नहीं है यूपी का बच्चा असम से फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता। यूपी का, बिहार का बच्चा अपने ही स्टेट से फॉर्म भर सकता है, किसी अन्य स्टेट से नहीं। आप क्यों सर भर देते हैं, वहां का बनवा लेंगे, तो बिल्कुल मत बनवाना, क्योंकि आजकल चेकिंग इस तरह से होती है कि असम के लोकल हो तो असम की लैंग्वेज बोल के दिखाओ, वहां चकरा जाते हो और पकड़ में आ जाते हो और आपको फिर वो जमानत करवाते रहो अपनी। तो ये ऐसी फोर्जरी मत करना। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ ही अपलोड हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है,
तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। अब आप कहोगे सर एग्जाम में क्या क्या आएगा, तो एग्जाम का सुन लीजिए, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी बच्चे नेगेटिव नहीं है। इससे बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, तो नेगेटिव इसमें नहीं है। 2 घंटे का पेपर होगा, भाई टाइम भी बहुत है। पहले कभी ऐसे एसएससी जीडी का होता था, बिल्कुल वैसा पहला। अब एसएससी जीडी का पैटर्न तो बदल गया, लेकिन इन्होंने अपना पैटर्न नहीं बदला। तो इन्होंने क्या किया, 25 की रीजनिंग, 25 की जीएस, 25 का एलिमेंट्री मैथ अर्थमेटिक ओनली, और 25 का इंग्लिश या हिंदी, कोई सा भी चुन सकते हो आप, जैसे एसएससी में आता है। तो भाई पेपर तो बहुत बढ़िया है, पेपर तो इसकी तो तैयारी हम एसएससी में ही करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो सिलेक्शन लेने वाले तो आसानी से ले जाएंगे, पर कंपटीशन ज्यादा ही है। 1130 वैकेंसीज है, ओनली साइंस साइड के लिए हैं, और स्टेट वाइज कट ऑफ। तो भाई बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, उनके लिए वो बहुत ज्यादा खुश मत होना इस वैकेंसी में, ये मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। बाकी जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं वो खुशी से अपना इसमें फॉर्म भरें, चांस रहेंगे कि अगर आप मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, तो ये भी निकल जाएगा। जीडी से नौकरी मिलेगी, मान लो अगर सीआईएसएफ की मिली, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम मतलब टाइम उतना नहीं मिलता, इस नौकरी में आराम बहुत रहेगा आपको। चलो, और ये बच्चे किस एरिया को उन्होंने मिलिटेंस एरिया में लिया है, नक्सल एरिया में लिया है, तो आप देख लो, किसी किसी स्टेट के तो कह रहे हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ही या पूरा स्टेट ही ये तो मिलिटेंसी एरिया में आता है या नक्सल एरिया में आता है, और किसी किसी स्टेट के ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो नक्सल एरिया में आएंगे या मिलिटेंसी एरिया में आएंगे। तो जब आप फॉर्म भरो, आप उन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो फिर निश्चित तौर पे फिर आप अपना मिलिटेंसी एरिया से ही यस टिक करना, या आप डू यू बिलोंग्स टू मिलिटेंसी एरिया, तो आप कह दोगे यस, क्योंकि आप इन एरिया में आ रहे हो। और फिर आपकी कट ऑफ उस हिसाब से जाएगी। जैसे मणिपुर है, मिलिटेंसी अफेक्टेड है, ऑल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर तो इसमें आ जाएगा।